हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में मैं फिजिक्स के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूँ। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक तो वैसे फॉर्मूला बेस इंपॉर्टेंट है और दूसरा जो है 5 नंबर में इंपॉर्टेंट बनता है पूरा का पूरा, तो वो उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कौन सा है वो है फोर्स ऑन ए कंडक्टर। फोर्स ऑन ए कंडक्टर कौन सा फोर्स होगा? ये मैग्नेटिक फोर्स मैं निकाल रहा हूँ इसमें। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। करंट कैरिंग कंडक्टर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर, तो एक कंडक्टर मैं बना देता हूँ। ये लेट से मैंने एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है मेरे पास, जिसकी मैंने लेंथ मान ली कुछ एल लेंथ है, और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है इस साइड में। ठीक है, इस साइड में करंट फ्लो हो रहा है इसमें। या फिर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो किस साइड में हो रहा है? इस साइड में। इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड फ्रॉम दिस टू दिस साइड। इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टन हो रहा है इस साइड में। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब हम देखो, एक इलेक्ट्रॉन पे, एक चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स हमें पता होता है। क्या होता है भाई? मैग्नेटिक फोर्स ये होता है क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है ना? जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तब। तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने मान ली। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। तो ये मैंने एवरेज वेलोसिटी मान ली कि सभी की इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो सेम है, वो है वीडी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड मैंने कुछ भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। यहाँ पे कुछ भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। हम सारी चीज़ें यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में ही करेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ें हैं। बस इनके बीच में एंगल की कोई जरूरत ही नहीं है, हम वेक्टर फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये कौन सा है? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। तो करो यूज। देखो, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन विल बी कितना होगा भाई? वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो चार्ज क्या होता है? माइनस ई होता है। वेलोसिटी क्या है उसकी? वी डी है, क्रॉस विद मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आ गया। तो अब इस कंडक्टर के अंदर हमें क्या निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर। तो लेट्स से मैंने एक मान लिया कि क्या है, एन बी द नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। देखो, एक कोई भी कंडक्टर है तो उसके अंदर ये जो है, ये नंबर डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है। पर किसने कौन सा कंडक्टर है, उसमें कितनी नंबर डेंसिटी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने वॉल्यूम के अंदर, ये सब उस मटेरियल पे डिपेंड करता है। अलग अलग मटेरियल की अलग अलग नंबर डेंसिटी होती है। तो मैंने एक जनरलाइज केस ले लिया जिसमें एन बी द नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमें निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो क्या करना पड़ेगा, इसको मैं इस कंडक्टर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके अंदर। ये नंबर डेंसिटी तो इस मटेरियल की है। ठीक है, तो इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा कि कितने वॉल्यूम का ये कंडक्टर है मेरे पास, तो इसके अंदर आ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? लेट ए बी द सरफेस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस कंडक्टर। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब जिसमें से करंट जो है उसको क्रॉस करके जा रहा है, वो है। तो वॉल्यूम कितना होगा? एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एन मल्टीप्लाई बाई एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ, एन मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर। ठीक है, तो टोटल फोर्स कितना होगा? इसको मैं 1 दे देता हूँ। फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन ये है। तो टोटल फोर्स ऑन दिस कंडक्टर, टोटल फोर्स ऑन दिस कंडक्टर विल बी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से उसको मल्टीप्लाई कर दो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये हैं। तो माइनस एन ई ए एल वी डी क्रॉस बी। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यूज करने वाला हूँ कि कंडक्टर के अंदर जो है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और नंबर डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो वो ये है कि करंट इन ए कंडक्टर जो है वो है एन ई ए वी डी। ठीक है, एन बी द नंबर डेंसिटी, ई बी द इलेक्ट्रॉन चार्ज, या फिर मैं कहूँ एलिमेंट्री चार्ज, ए बी द एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, वी डी बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि करंट हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे कौन सी, देखो वेक्टर कौन सा है? एक एरिया पे वेक्टर होता है,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी वेक्टर होता है। तो मैं अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में निकालूँ इसको वेक्टर फॉर्म में, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ वेक्टर। मैं इसको करंट एलिमेंट बोलूँगा, आई इंटू में एल जो है करंट एलिमेंट बोलूँगा। इसमें करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में करंट एक्चुअल में फ्लो हो रहा है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में इसका लिखना हो तो आई इंटू में एल इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। वी डी पे लगाना है यहाँ पे, देखो वी डी के में मैं देख रहा हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन जो है, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन जो है वो इस साइड में है, अपोजिट साइड में है। तो यहाँ पे एक माइनस साइन में लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। करंट एलिमेंट है ये, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन होगी। इधर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे वेक्टर लगा रहा हूँ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब, क्योंकि इसमें पुट कर सकता हूँ मैं ये। तो ये पुट करो जरा, क्या बनेगा देखो ये, तो ये बन गया मेरा F फोर्स विल बी द टोटल फोर्स विल बी NEAL, NEAL। ये L और L दोनों सेम ही है, छोटा L करो जी बड़ा L करो, इसको सेम ही बात है। इसकी लेंथ जो है वही L ही है, NEAL। और VD इसको माइनस साइन के साथ इसको मैं पुट करूँगा I इंटू में L। तो यहाँ तक जो हिस्सा है वो बन गया I इंटू में L, करंट एलिमेंट बन गया मेरे पास। तो ये आ गया फोर्स ऑन ए कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे एक कंडक्टर के ऊपर तो ये आएगा फोर्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे एक एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी, ये है कंडक्टर के ऊपर जिसकी लेंथ एलिमेंट जो है आई इंटू में एल है और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है एक्सटर्नल बी है, ठीक है। इसका यूज करके अब हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक करना है, वो क्या है कि एक टॉर्क निकालेंगे हम किसके ऊपर, एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप के ऊपर हम निकालेंगे टॉर्क। पहले तो बात ये देखेंगे टॉर्क वो आया कहाँ से, तो ये है टॉर्क ड्यू टू रेक्टेंगुलर लूप, टॉर्क ड्यू टू करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसको ध्यान से देखना है आपको और समझना भी है इस चीज़ को। देखो रेक्टेंगुलर लूप मेरे को बनाना है तो मैं एक बना देता हूँ रेक्टेंगुलर लूप। देखो ये आपको रेक्टेंगुलर नहीं लग रहा होगा, इसका मैं बताऊंगा कि रेक्टेंगल क्यों नहीं लग रहा आपको। और ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया कुछ भी, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दिया मैंने कुछ भी यूनिफॉर्म बनाओ चाहे नॉन यूनिफॉर्म बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दिया मैं लेट से मैंने। तो इसके ऊपर जो है मैंने मान लिया कि करंट किसी तरह फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ से आप इसको पावर सप्लाई से भी जोड़ सकते हैं या फिर ऊपर से भी जोड़ सकते हैं, कहीं से भी जिससे इसमें करंट फ्लो हो रहा है कुछ भी। इसको नाम दे दो आप PQRS। देखो ये रेक्टेंगल आपको लग नहीं रहा किसी भी एंगल से, क्योंकि ये शेप जो है किस टाइप की शेप है। देखो ये शेप जो है, ये शेप एक्चुअल में ऐसे है। देखो देखो अभी तो आपको ऐसे लग रहा होगा लेकिन एक्चुअल में ये है नहीं ऐसे, ये शेप है ऐसे। मतलब ये हिस्सा जो है ऐसे ऊपर की तरफ है, एक वायर है अंदर से खाली है, ये हिस्सा जो है ऊपर की तरफ है, ऐसे है। ये मैग्नेटिक फील्ड है अपना इस डायरेक्शन में। तो इसके वायर के और इसके साथ कुछ एंगल बन रहा है। लेट्स से मैंने वो एंगल बना दिया, कुछ भी यहाँ पे बना देता हूँ मैं, थीटा है बी द एंगल बिटवीन देम। यहाँ पे भी बना सकते हो आप, ये है थीटा, ये है मैग्नेटिक फील्ड। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एलिमेंट, ठीक है, या फिर मैं कहूँ लेंथ ऑफ दिस करंट वायर। अब इस पे देखो अलग अलग ब्रांचेज है मेरे पास, 4 ब्रांच है, 4 कंडक्टर बन गए अलग अलग, PQ, QR, RS एंड SP, 4 ब्रांचेज हैं। तो इन पे अलग अलग फोर्स निकलेंगे सभी पे। तो यहाँ से सवार करो एट PQ के ऊपर फोर्स कितना लगेगा। देखो एक रेक्टेंगल है तो पहले इनकी साइड्स मान ले, तो आप कुछ भी मान लो, ये लेट से मैंने मान लिया कुछ भी है, B है, ये मैंने मान लिया A है, ठीक है। आमने सामने की साइड्स बराबर होंगी, आमने सामने की साइड बराबर होंगी, B A, ठीक है। तो PQ के ऊपर फोर्स निकालो। देखो फॉर्मूला अपना वही लगाना है, I L क्रॉस B, वही यूज करना है। देखो L जो है करंट एलिमेंट की डायरेक्शन किस साइड में है, इस डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड है अपना इस डायरेक्शन में, मतलब जो ये मेरा जो रेक्टेंगुलर लूप है इसमें करंट एलिमेंट की डायरेक्शन इस साइड में है, मैग्नेटिक फील्ड ये है।
तो यहाँ पे स्क्रू रखो आप और एल से बी की तरफ जाओ। देखो हमें जो डायरेक्शन होती है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर वो कैसे निकलती है, एल से बी की तरफ जाना होता है। ये मैंने लेंथ वेक्टर मान लिया इस साइड में, आई करंट एलिमेंट मान लो। एल से बी की तरफ जाओ तो यहाँ पे स्क्रू रखो, या फिर राइट हैंड थंब रूल से भी आप कर सकते हैं। स्क्रू रख लो यहाँ पे और एल से बी की तरफ उसको घुमाना है, ऐसे घुमाओ। देखो किस साइड में जा रहा है ये, आउटसाइड। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है स्क्रू तो आउटसाइड, या फिर मैं कहूँ बाहर निकलता है वहाँ से। अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो वो अंदर की तरफ जाता है। तो वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे भी। देखो ये लूप है मेरा और इस पे ये करंट एलिमेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इधर। तो यहाँ पे स्क्रू रखो, कहाँ से कहाँ जाना है, लेंथ से बी की तरफ। तो ऐसे घुमाओ इसको। तो कैसे घूम रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन किधर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ बढ़ा दो ऊपर की तरफ। और इसकी वैल्यू कितनी होगी फोर्स की, देखो ये फॉर्मूला यूज करना है। आई इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। आई लेंथ कितनी है भाई, बी है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी है। अब करंट एलिमेंट जो है इस साइड में है, मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो एंगल कितना है, थीटा नहीं है यहाँ पे। देखो एंगल कितना है, ये एंगल है। कितना है ये, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ लिखो साइन 180 माइनस थीटा। तो यहाँ से फोर्स आ गया, ये F1 लिख लो इसको, आई बी बी। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ थीटा। इसको 1 डाल दो। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब नेक्स्ट देखो, अब हम चलते हैं इस ब्रांच पे, RS ब्रांच पे। RS पे आ गया और इसकी डायरेक्शन जो है वो किस साइड में है, वो मैंने शो कर दी डायग्राम में। यहाँ पे लिख भी सकते हो, डायरेक्टेड अपवार्ड टू लूप। ठीक है, अपवार्ड टू लूप, अपवार्ड पे उस पे एक्ट कर रहा है ऊपर बिल्कुल। अब इस पे देखो RS ब्रांच पे क्या है, RS ब्रांच पे एट RS फोर्स कितना होगा, लेट से मैंने मान लिया F2 है, वो कितना होगा, आई बी बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। करंट एलिमेंट इस साइड में है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में है, तो एंगल है थीटा, साइन ऑफ थीटा। ये इक्वेशन आ गई अपनी सेकंड। अब इसमें भी फोर्स की डायरेक्शन बताओ मेरे को कैसे आएगी। देखो हमें यहाँ पे स्क्रू रखना है, एल से बी की तरफ जाना है, एल से बी की तरफ घुमाओ इसको। तो किस साइड में जा रहा है, किस साइड में जा रहा है, देखो ये आपको किस साइड में दिख रहा है। देखो ऐसे था ये लूप, जो ये लूप है वो है मेरा ऐसे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। ठीक है, करंट की डायरेक्शन जो है वो ऐसे है। तो यहाँ पे स्क्रू रखो और इसको कहाँ से कहाँ घुमाओ, लेंथ से बी की तरफ। तो कैसे घूमेगा ये, ऐसे। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है इसमें भी, तो किधर जाएगा फोर्स की डायरेक्शन, नीचे की तरफ, डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। अब देखो इस लूप के ऊपर एक तो ऊपर से खींच रहा है, जैसे बोर्ड को मैं एक ऊपर से खींचूं, एक इसको नीचे से खींचूं, तो बराबर फोर्सों से अगर खींचूंगा तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, है ना। सिंस यहाँ पे क्या है, F1 एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट एंड एक्ट्स ऑन सेम लाइन ऑफ एक्शन, मैं इसको बोलूँगा सेम लाइन ऑफ एक्शन। So they will cancel out each other. They will cancel out each other. ये दोनों फोर्स जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि जो है ये सेम लाइन ऑफ एक्शन। जैसे इस बोर्ड को मैं एक तो ऊपर से खींचूं, एक नीचे से खींचूं, तो बराबर फोर्सों से अगर खींचूंगा तो ये बोर्ड कहीं नहीं जाएगा, बीच में ही रहेगा, है ना। तो वही चीज़ें हो रही है यहाँ पे भी। F1 और F2 जो है एक दूसरे को इक्वल और अपोजिट है, तो वो बैलेंस कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल ही कर देंगे। तो इनका तो कोई रोल आएगा ही नहीं, इनको तो आप डिलीट ही कर दो। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं QR ब्रांच के ऊपर। QR ब्रांच पे देखो अब क्या होगा, एट QR देखो QR जो है ये बिल्कुल ऐसी ब्रांच है, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड अपना यो है, तो क्या है, परपेंडिकुलर है। इनके बीच में एंगल कितना है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये सिर्फ वायर है। अगर ये रेक्टेंगुलर पूरा का पूरा शीट होती तो ये परपेंडिकुलर नहीं होता, लेकिन सिंस ये एक वायर है, अंदर से खाली है, तो इस पे आप किधर भी कोई भी ड्रॉ करोगे लाइन ऐसे ऐसे, तो वो सारी क्या आएंगी, परपेंडिकुलर ही आएंगी। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है, और लेंथ एलिमेंट जो है, करंट एलिमेंट जो है वो ऐसे है। तो इसको मैं फोर्स नाम दे रहा हूँ F3। वो क्या होगा, आई
ए बी साइन ऑफ 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होता है 1 होता है। तो आई ए बी आ गया मेरे पास। इक्वेशन नंबर 3 डाल दो इसको। अब इसकी भी डायरेक्शन बताओ मेरे को कैसे आएगी। देखो यहाँ पे स्क्रू रखना है और लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाना है। तो यहाँ से जाओ ऐसे इधर, तो देखो किधर जा रहा है ये स्क्रू घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, वही आउटवर्ड आएगी, पेज के आउटवर्ड आएगी इस बार। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ ए ऐसे डायरेक्टेड आउटवर्ड टू बोर्ड। आप पेज लिख लेना आउटवर्ड टू पेज। ठीक है, मैं बोर्ड भी लिख सकते हैं यहाँ पे। आप पेज पर लिख रहे हो तो पेज के आउटवर्ड है इस डायरेक्शन में आपकी तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है अब देखो इस ब्रांच के ऊपर पी एस पी ब्रांच पे एट एस पी लेट इसको मैं फोर्स मान रहा हूँ F4। तो वो क्या होगा आई ए बी। यहाँ तक सही है, आई ए बी लेंथ मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ यही है। अब इसमें भी एंगल कितना है, करंट एलिमेंट देखो इस साइड में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में जा रहा है, एंगल कितना है वही 90 है। तो साइन 90 आएगा, वो भी 1 हो गया। तो ये आ गई फोर्थ इक्वेशन अपनी। अब इसकी डायरेक्शन बताओ मेरे को। देखो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड में बना दूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड है मेरा, ये करंट एलिमेंट है। तो कैसे जाओगे लेंथ से बी की तरफ, तो इसको स्क्रू को कैसे घुमाओगे क्लॉकवाइज रोटेशन। तो किधर जाएगा ये अंदर की तरफ जाएगा। तो मैं कहूँगा डायरेक्टेड इनवर्ड टू बोर्ड या फिर इनवर्ड टू पेज, इनवर्ड टू पेज। अब देखो कोई सीट के ऊपर है, जैसे इस बोर्ड को ही मैं यहाँ से तो उधर अंदर की तरफ धकेलूँ और यहाँ से बाहर की तरफ, तो ये जो बोर्ड होगा वो कैसे स्पिन करने लग जाएगा ऐसे, है ना, साइक्लिक रोटेशन। तो ये जो है इसके अंदर यहाँ लिखो F3 एंड F4 आर इक्वल एंड अपोजिट। देखो इक्वल एंड अपोजिट तो वो भी थे, लेकिन वो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे थे। अपोजिट एंड एक्ट्स ऑन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। तो इससे क्या होगा, ये रोटेट करने लग जाएगी कॉइल डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। सो they will start to rotate, they will start to rotate the coil। कोयल जो है रोटेट होना स्टार्ट कर देगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। F3 और F4 की वजह से ये तो है इनवर्ड, इस पे फोर्स की डायरेक्शन आप बनाना चाहो इनवर्ड तो ये ऐसे बना दो F4। ये तो है इनवर्ड और ये है आउटवर्ड। तो कैसे घूमेगी, ये ऐसे घूमेगी, है ना। ऊपर से देखोगे तो कैसे दिखेगी आपको, ऐसे दिखेगी। ऊपर से देखोगे तो ये कौन सी डायरेक्शन है भाई अपनी, ये बन रही है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, F3 F4 आ गया। तो यहाँ से देखो ये रोटेट होने लग गई, तो इसका मतलब क्या आ गया, इसमें टॉर्क आ गया, है ना। टॉर्क निकालो जरा कितना आएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। टॉर्क देखो क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, मैंने एक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने बेसिक फॉर्मूले जो है लिखे थे अप टू 11th क्लास। जो टॉर्क होगा वो क्या होता है, फोर्स होता है रोटेशनल मोशन के अंदर आर क्रॉस एफ। आर क्या है इसमें, रोटेशनल एक्सिस से वेक्टर है, रोटेशनल एक्सिस। देखो ये जो है रोटेट करनी कॉइल स्टार्ट होगी तो रोटेशनल एक्सिस बनेगी इसकी, वो कहाँ बनेगी, ये बीचों बीच बना दो एक रोटेशनल एक्सिस, और वो जो है रोटेट करेगी यूँ, क्योंकि ये जो है नीचे की तरफ जा रहा है, ये बाहर की तरफ, तो ये रोटेट करेगी ऐसे। ठीक है, आल्सो जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस है मल्टीप्लाई बाय फोर्स। रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो करनी है हमें। तो देखो यहाँ पे दो फोर्सेज हैं, तो दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनानी है आपको। कौन कौन सी, देखो फोर्स एक लग रहा है यहाँ पे इनवर्ड, यहाँ पे लग रहा है आउटवर्ड। तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, यही तो होगी। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक ये बीचों बीच जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो b/2 है। तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ तक कितनी होगी, p/2 ऑफ कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे लिखो b/2 कोस ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाई f4। सिमिलरली इधर वाला ये भी b/2 कोस थीटा होगी, है ना, यहाँ से यहाँ तक b/2 कोस ऑफ थीटा f3 f4 बराबर हैं, तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है दोनों ही बराबर हो जाएंगी। तो सिंपली इनको ऐड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया b कोस थीटा, और f3 और f4 में से कोई भी एक वैल्यू पुट कर दो IAB। तो ये मेरे पास टॉर्क आ गया। तो टॉर्क क्या आ गया,
देखो लेंथ इनटू में ब्रेथ जो है वो क्या होता है, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, है ना। तो ए स्मॉल ए और स्मॉल बी जो है वो मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा। तो ये बन गया मेरा टॉर्क। ए क्या है, एरिया ऑफ द लूप। एरिया किसके बराबर है भैया, ए इंटू में बी के, ठीक है। एरिया ऑफ द लूप बन गया मैंने। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही टर्न ले लिया था, अगर टर्न हो हमारे पास n टर्न हो, फॉर n टर्न्स, टर्न्स का मतलब है कि इसके बार बार राउंड्स ऐसे, फिर से दोबारा से ऐसे ऐसे कई सारे टर्न हो, तो टॉर्क जो होगा सिंपल n से मल्टीप्लाई कर दो इसको, NIBA कोस ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ये काम आएगा मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर के अंदर, वो भी मैं करवाऊंगा, बाद में करवाऊंगा, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। ये भी है NIBA कोस थीटा। अगर इसको मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्म में लिखना है, मैग्नेटिक मोमेंट, देखो मैग्नेटिक मोमेंट जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, सिमिलरली वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। वो क्या होता है कि दो इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ जो है सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल था, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल भी होता है कि इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। मैग्नेटिक मोमेंट को हम लिखते हैं m से, और वो होता है करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया। एरिया वेक्टर जो है, हमेशा किसी का भी एरिया वेक्टर हम फाइंड आउट करते हैं तो वो होता है नॉर्मल टू दैट एरिया। जैसे इस बोर्ड का एरिया वेक्टर मैं पूछूंगा तो वो होगा नॉर्मल। तो इस रेक्टेंगुलर लूप का हमें एरिया वेक्टर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल बनाना पड़ेगा एक इसके। तो नॉर्मल मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने बना दिया नॉर्मल है, ठीक है। n या फिर लिखो मत इसको कुछ भी, n है, यहाँ तक सही है। अब इस नॉर्मल वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है वो बनाना पड़ेगा मेरे को। ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये लेट से मैं मान रहा हूँ अल्फा, तो अल्फा किसके बराबर होगा भैया, 90 माइनस थीटा के। तो टॉर्क बन गया मेरा NIBA कोस 90 माइनस सॉरी थीटा क्या बन जाएगा, 90 माइनस अल्फा, तो ये बन गया NIBA साइन ऑफ अल्फा। देखो साइन आ गया तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट यूज होगा। यहाँ पे देखो दो चीज़ें जो है वेक्टर क्वांटिटी है, कौन कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है हमें। तो क्या बनेगा, देखो टॉर्क वेक्टर फॉर्म में n, अगर n लूप है तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा पूरा। तो NIA जो है ये बन गया m क्रॉस में b, तो ये बन गया अपना टॉर्क इन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में जो टॉर्क आया था हमारा वो आया था P क्रॉस में E। P जो था वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था, E था इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी आया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखो ये चीज़ थी, टॉर्क निकालना था। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना है ज़रूरी, क्योंकि इसमें जो है 3D फिगर है, थोड़ा सा 3D तो नहीं है 2D फिगर है, लेकिन ये थोड़ा सा आउटसाइड फिगर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हम बनाएंगे तो 3D फिगर बन रहा है पूरा ये। तो 3D फिगर को ढंग से समझ नहीं आता है तो इसको चीज़ को समझना है। कोई भी कॉपी ले लेनी है रेक्टेंगुलर शेप की, तो उसको बना के आपको याद करना है, इसको समझना है, ठीक है। रट्टाफिकेशन नहीं करनी है कि फोर्स कैसे लग रहा है कैसे नहीं लग रहा है, बस इसको समझना है कि फोर्स की डायरेक्शन जो है स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है। तो ये सब टॉपिक आपको करना है पूरा पक्के से। और मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर जो है मैं नेक्स्ट 1-2 वीडियो के बाद जो है मैं करवाने वाला हूँ, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को जो 12th क्लास में हैं उनको शेयर कर दें, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं बहुत सारे। पास होने का जुगाड़ भी यही है और अच्छे नंबर लाने का भी जुगाड़ यही है।